हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने गोल के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और इस चैनल का होस्ट। आप सभी को स्वागत करता हूँ एनपीके के ब्रांड न्यू एपिसोड में, सॉरी वीडियो में। तो आइए, माफियों को मना करिएगा, छोड़िए, आगे चलते हैं आज के वीडियो पे। देखिए, आज का वीडियो होने वाला है ग्रेविटेशन के ऊपर, जिसमें हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के भी बारे में पढ़ेंगे, तथा उसको जितने भी फॉर्मूलास रहेगा उनको भी लिखवाया जाएगा और एक क्वेश्चन भी आपको दिखाया जाए कैसे बनेगा। आइए, बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर से। ये एनडीए और सीबीएसई बोर्ड के में या फिर बिहार बोर्ड वगैरह जितने भी स्टेट बोर्ड वगैरह हो गए, यानी एकेडमिक पढ़ाई के लिए भी जरूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। देखिए, ग्रेविटेशन है, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन ये होने वाला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो रहा इंग्लिश में आपको समझाया जाता है हिंदी के अंदर। यानी क्या, ये बोल रहा है कि किसी भी यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। मतलब यूँ समझिए कि ये दो मार्कर है और ये दोनों मार्कर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम मार्कर को लिख रहे हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ ये जो बोर्ड है ये भी हमको खींच रहा है, हम भी बोर्ड को खींच रहे हैं। जिस तरीके से अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो हम सभी को उसके सेंटर पे खींचती है, उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के पास जो यूनिवर्स में है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे वो एक दूसरे को खींचती है, अपने आसपास के वस्तुओं को खींचती है। डिफर करता है उनके वजन के वगैरह से हिसाब से, कौन जितना बड़ा है कौन कम है, वो सब उनके वजन पर डिफर करता है। तो यूं समझिए कि हर यूनिवर्स में उपस्थित हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है, उस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशन फोर्स करते हैं। आगे है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और लॉ है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और उनके बीच की दूरी को आर माना जाता है। यहाँ फिगर समझिए, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनका मास m1 है और m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसका वैल्यू r है। तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब यूं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आगे चला जाए तो इनके यहाँ और एफ का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो इसके बीच के दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही ये फॉर्मूला बोलता है, ये जो लॉ है यही बताता है हमको कि। और आगे चलते हैं तो आपको पता होगा मैथ में कि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो जब RHS इक्वल होगा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। क्या ये लिख सकते हैं? को लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। इसके आगे चलते हैं हम तो मैथ के अंदर फिजिक्स के अंदर एक नियम है कि अगर कहीं प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है तो उसको हटाने के लिए कांस्टेंट का जरूरत होता है। आप फिजिक्स में अक्सर देखे होंगे कि अगर कहीं प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन है तो उसको हटाने के लिए हम एक कैपिटल लेटर जी लगाते हैं, और इस कैपिटल लेटर जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कि हर क्वेश्चन में सेम ही होता है, हर क्वेश्चन में सेम ही होता है, और इसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम धड़ाधड़ होना चाहिए। आगे चलते हैं तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है कि ए है, एक ऑब्जेक्ट है जो उसका मास जो है वो 2 kg है, और बी है उसका, बी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 3 kg, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स F निकालना है। तो अगर हम इसको जब बैलेंस करते हैं, यानी लिखते हैं इसको सही से, तो फॉर्मूला तो सबको याद है, F इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r², जो ये सेम वही है। इसको जब बैलेंस करते हैं तो कुछ ऐसे बन के आएगा, F इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 × 3 × 2/5 का होल स्क्वायर।
इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको अरेंज कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना पक्का समझ में आया होगा। और जाते जाते आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा उसको जरूर हार्ट दिया जाएगा और साथ साथ लाइक वगैरह भी दिया जाएगा। और इसी तरीके से लगातार वीडियोस पाने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, वीडियो में।